तो यह हमारा तीसरा वीडियो है इस सप्ताह का। और मैं बता दूं कि यह आपके जो परीक्षा होने वाली है टेस्ट, उसके पाठ्यक्रम पर यानी उसके सिलेबस पर बनाया गया है। और इससे यह सुविधा होगी कि आप लोग जो है वह कम समय में अपने पूरे पाठ्यक्रम को एक बार संक्षेप में दोहरा सकेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। बस मेरा जो यह प्रयास है कि मैं इसमें आप लोगों को पूरी तरह से परीक्षा में सहायता कर सकूं। तो चलिए परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं आज से वीडियो के माध्यम से, और इसके साथ साथ आपको प्रश्न का प्रारूप भी समझ में आ जाएगा। चलिए पाठ्यक्रम, पहले मैं पाठ्यक्रम बता दूं। पाठ्यक्रम है कविता कांटों में राह बनाते हैं, और कहानी होनहार वीरवान के होठ चीखने पाठ, फिर व्याकरण का है संज्ञा और विलोम। ये 4 पाठ है जिनकी तैयारी आपको करनी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लेखन कार्य है, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि लेखन कार्य की गति बढ़ानी होगी। और हम लोग जो है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन का जब हमारा सप्ताह चलेगा तो उसमें आपको पुनरावृत्ति के बारे में भी हम लोग बताएंगे कि किस तरह से लेखन कार्य की गति को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आज का यह पुनरावृत्ति कार्य आरंभ किया जाता है। तो यह है परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति। हाँ, तो आप जो है देख रहे हैं कविता है कांटों में राह बनाते हैं। और मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर व्याख्या को रखा है, क्योंकि व्याख्या अगर आप ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप क्या करें कि मैं कविता के मत के साथ साथ इसको व्याख्या को पढ़ूंगी, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। कविता है हमारी, ये प्रथम पद की व्याख्या है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर सूरमा जो है और कायर के बारे में बताया गया है। देखिए व्याख्या में ही मैंने वही लिखा है कि कांटों में राह बनाते हैं कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रथम पद में यह कह रहे हैं कि विपत्तियां जब कभी भी मनुष्य के जीवन में आती हैं तो वे सिर्फ कायर और डरपोक मनुष्यों को ही दहलाती हैं। जो सूरमा होते हैं वे इन विपत्तियों के आने पर नहीं घबराते। वे एक क्षण के लिए ना ही अपना धैर्य खोते हैं और ना ही परेशान होते हैं। ये साहसी सूरमा विघ्नों को यानी मुश्किलों को खुशी के साथ गले लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये लोग एक क्षण के लिए भी अपना धीरज नहीं खोते हैं और खुशी खुशी विघ्नों को गले लगाते हैं, अर्थात उसका सामना करते हैं, उसको हल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सूरवीर की विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं। चले आगे बढ़े। अच्छा, ये है दूसरे पद की व्याख्या यहाँ पर। तो कांटों में राह बनाते हैं कविता का ये दूसरा पद में पढ़ रही हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी आप देख सक रहे हैं पद में, देखिए मैं यही इसी की व्याख्या लिखी हुई है कि कांटों में राह बनाते हैं कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर दूसरे पद में यह कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आदमी के जीवन राह में टिक कर बाधा पैदा करे, यानी उसे रोक नहीं सकता, यानी वो आगे बढ़ेगा ही। मनुष्य जब अपने बुलंद हौसलों के साथ मुश्किलों को ललकारते हुए पीछे ठेलने के लिए तैयार होता है, तब पर्वत के समान विशाल मुसीबत के भी पांव उखड़ जाते हैं। वह मुसीबत मनुष्य के मजबूत इरादों के सामने अपने घुटने टेक देता है। मनुष्य जब बुलंद ताकत के साथ खड़े होते हुए प्रयास प्रयास करता है, तब पत्थर अपनी कठोरता को छोड़ पानी बन जाता है। कवि के कहने का भाव यह है कि बड़े से बड़ा मुसीबत भी आसानी से हल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ें। ये तीसरे पद की व्याख्या है। गुण बड़े एक से एक प्रखर,
कविता की पंक्तियों में गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो कांटों में राह बनाते हैं कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर तीसरे पद में यह कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर एक से बढ़कर एक तीव्र गुण छिपे हुए हैं। बहुत सारे गुण छिपे हैं मनुष्य के भीतर। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते देखने में तो हरे हैं परंतु ये अपने में लाली रचाने का गुण छिपाए हैं। इसी प्रकार अंधेरे की कालिमा से लड़ने वाली वर्तिका है जो देखने में सफेद रुई की बत्ती है लेकिन वह अपने अंदर रोशनी व उजाले को छुपाए है। जो बत्ती को जलाता है वही रोशनी पाता है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि हम मनुष्यों को अपने भीतर छिपे गुणों और विशेषताओं की पहचान कर धैर्य और विवेक का प्रयोग करते हुए जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह रहा कविता की व्याख्या जिसे मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा है। चले आगे बढ़ें। देखिए पाठ कौन सा है? होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो यह पाठ आपका पढ़ा हुआ है। इसके मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगी। इससे आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी और आप कहानी को स्मरण कर सकेंगे। तो कहानी है पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। गंगा के किनारे गांव के बालक राजा राजा खेल रहे थे। कहानी तो ऐसे ही आरंभ होती है हमारी। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त टीले पर राजा बना था। चंद्रगुप्त न्यायप्रिय, होनहार व साहसी बालक था। चंद्रगुप्त चाहता था कि उसकी प्रजा में कोई दरिद्र ना हो। तो वो बच्चों के संग खेल रहा था और वह कहता है अपने मित्र मंत्री विशाख से, वो भी रोबीली आवाज में, कि कोई भी उसके दरबार में यानी उसके राज्य में क्या हो, दरिद्र ना हो, गरीब ना हो। दूर खड़ा, वही मैंने उनके नाटक को, दूर खड़ा ब्राह्मण चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद देता है। वह नाटक देख रहा है और वो उसे आशीर्वाद देता है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, चाणक्य को भी एक पात बना खेल में शामिल किया गया। चंद्रगुप्त चाणक्य को गाय देने की बात कहता है, यानी बच्चे कहते हैं कि आप कुछ मांगिए, तो चाणक्य जो है वह मांगता है। तो क्या कहते हैं चंद्रगुप्त कि हीरे मोती जवाहरात जो लेना है आप लीजिए, यहाँ सब कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन क्या, चाणक्य जो है कहते हैं कि ब्राह्मण को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। चंद्रगुप्त की प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी व संपन्न रहे। यानी क्या था, चंद्रगुप्त ब्राह्मणों का और गुरुजनों का आदर व सम्मान करता था। तभी तो उसने क्या है, चाणक्य को अपने साथ बगल वाले आसन पे बैठाया। आगे बढ़े। चाणक्य राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। अब अचानक तो वहां आए, कैसे पहुंचे? जब वहां पहुंचे थे तो उसके पहले वो राजा नंद के दरबार में गए थे। वहां उन्हें बहुत इंसल्ट यानी अपमानित किया गया था। तो वे चंद्रगुप्त की सहायता से नंद से बदला लेना चाहते थे। और तो वो यहाँ पर जब चंद्रगुप्त के संग खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक ही गाय लेने की बात कहते हैं चंद्रगुप्त से। वे चंद्रगुप्त की माँ मूरा को उसकी प्रबल हस्तरेखाओं की बात बताते हैं। जब वो लोग खेल रहे होते तभी मूरा वहां आ जाती है और मूरा से चंद्रगुप्त कहते हैं कि आपके बेटे की हस्तरेखाएं बहुत प्रबल है, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। परंतु चंद्रगुप्त के पिता को नंद ने बंदी बना लिया था। तो माँ बेचारी दुखी थी। क्यों? क्योंकि उसके तो पति थे ही नहीं, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था होगी चंद्रगुप्त की। राजा नंद ने अपनी प्रजा की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए, सबकी, दरबारियों की, प्रजा की। तो उन्होंने लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर की मूर्ति निकालने वाले को 1000 सोने की मुद्राएं और मनचाही मांग पूरी करने की बात कही। तो यहाँ पर 1000 नहीं, 1000, ध्यान रखें, 1000 सोने की मुद्राएं। तो ये बात सुनी किसने? चंद्रगुप्त ने। वह राज दरबार पहुंचा। मोम के सेठ को पिघलाकर अपनी बुद्धिमानी से सबको हैरान किया। उसने क्या किया? एक राजा से कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सभी आश्चर्य। दिया लिया, जलता हुआ दिया मांगा और उसको शेर के पास रख दिया। और जैसे ही उसने वैसा किया, शेर पिघलने लगा। और उसकी बुद्धिमानी को देख सब पर हैरान। कुशल राजा के गुणों से परिपूर्ण था चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व।
चंद्रगुप्त बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय, होनहार व साहसी बालक था। यानी राजा नंद के दरबार पे जाकर वह उनके सामने क्या करता है? चुनौती देता है कि हाँ, मैं आपके किसको? हाँ, किसको? शेर को वह बाहर निकाल सकता है, वो भी बिना पिंजरा खोले। उसे डर भी नहीं लगा, चालाक था, बुद्धिमानी से उसने उसको पिघला दिया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न, सुसमृद्ध थी। सुसमृद्ध मतलब सब तरफ से संपन्न, सब कोई चीज की कमी नहीं थी। और चंद्रगुप्त क्या है, छोटे थे तो बड़े होकर ये राजा बने, चंद्रगुप्त मौर्य। और उनका शासन ऐसा था। और इनके मगध राज के राजा बने। ये किसके राजा बने? मगध राज के राजा बने। और इनके मंत्री कौन बने? चाणक्य। और वहां पर ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं में वह क्या था? आगे था। मगध विभिन्न कलाओं में आगे था। तो यही तक रही कहानी आपकी। कहानी यहाँ पर संपन्न। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति की है, विलोम को मैंने नहीं ज्यादा लिया है, सिर्फ प्रश्नों का प्रारूप रखा है आपके सामने। तो आप लोग जो है विलोम का जो ये विलोम शब्द जो है वो अपनी पुस्तक से जरूर से पढ़ ले। अच्छा, यहाँ संज्ञा को मैं एक बार आपके लिए दोहरा दूं, वैसे तो आपको सब मालूम ही है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो। तो जितने भी नाम, सारे नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर है व्यक्तिवाचक, यानी संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उसमें से पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी व्यक्ति का नाम, खिलाड़ी का नाम। शाहरुख खान अभिनेता का नाम। राष्ट्रपति भवन इमारत का नाम। और रमा लड़की का नाम। तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष इमारत का नाम है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है? गाय। गाय बोलने से सारी गाय आ गई। अगर यहाँ पर देखिए क्या है? पर्वत। पर्वत बोलने से सारे पर्वत आ गए, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वह रॉकी पर्वत हो। और उसके बाद पक्षी। पक्षी कहने से सारे पक्षी आ गए, चाहे वह गरुड़ हो, चाहे वह मोर हो, चाहे वह मुर्गा हो, सभी पक्षी। और किताबें कहने से सभी विषय की किताब आ गई, चाहे वह हिंदी की किताब हो, चाहे अंग्रेजी की किताब हो, चाहे वह विज्ञान की किताबें हो। किताबें कहने से सारी किताबें आ गई। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह, मैंने किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, एक समूह का बोध कराते हैं, विशेषकर से जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुगंध, फूलों में क्या गुण है? सुगंध का गुण है। और व्यक्ति की अवस्था क्या है? बुढ़ापे की अवस्था है। अब लड़की क्या है? उसका ये क्या गुण है? लिखाई, और लिखने का कार्य है, उसकी अवस्था भी लिखाई की कार्य कर रही है। और ऊंचाई, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई। तो इस तरह से आप देख सक रहे हैं कि अगर कुतुब मीनार कहा जाए तो विशेष इमारत का नाम हो गया। ठीक है, अगर इमारत सिर्फ कहूं तो जातिवाचक हो गया, सभी इमारत आ गई। और उसकी ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई हो गया भाववाचक संज्ञा। तो यही तक रहा, ये रहा। अब इसके बाद में प्रश्नों के प्रारूप को आपके सामने रखना चाहूंगी। प्रारूप, सबसे बड़ी बात यह है, बता दूं कि इस बार जो प्रश्न का प्रारूप आपका लिखित प्रारूप है, और जिसमें आप लोगों को प्रश्न संख्या और उत्तर लिखने हैं। ऊपर अपना नाम, रोल नंबर यानी क्रमांक जरूर से लिखें। और इसकी एक निश्चित समय सीमा होगी प्रश्न की। यानी आपको 20 अंक के प्रश्न जो है वह 40 मिनट में पूरे करने होंगे। तो इसीलिए आप लोग समय सीमा को भी ध्यान में रखकर अपना प्रयास करें। तो सभी याद करके रखे, सभी कुछ याद कर लेंगे और तैयारी करके रखेंगे तो रिवीजन में बहुत ज्यादा सुविधा होगी आपको। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह का एक प्रश्न होगा कविता से आपके। तो कविता की पंक्तियां हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर।
मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। अब इसमें से पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों के कवि और कविता का नाम लिखें। तो आपको कवि का नाम मालूम है क्या? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसकी वर्तनी में दोष नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0। कविता का नाम क्या है? कांटों में राह बनाते हैं, तो वर्तनी में दोष ना हो, फिर भी 0 मिलेगा अगर दोष हुआ तो। यहाँ प्रश्न है, वर्तिका बीच उजियालो, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। यानी जो दिया होता है उसकी जो बत्ती होती है, उस वर्तिका के बीच में क्या उजियाली छुपी होती है, और उजियाली दिखाई नहीं देती है पहले, लेकिन जब कोई बत्ती को जलाता है तभी वह उजियाली चारों ओर फैलती है, यानी उसके बीच में वो होती है। नहीं तो वर्तिका की पहचान किससे है? उसकी उजियाली यानी रोशनी से है। नहीं तो वर्तिका का कोई मतलब नहीं है, उस रुई की बत्ती का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद है, प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर बताएं कि मनुष्य के भीतर कैसे गुण छिपे हुए हैं। जैसे मेहंदी में लाली है और वर्तिका में उजाली छिपी है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण हैं। तो आपको जो भी अच्छे अच्छे गुण लगते हैं, आपने पाठ में जो गुण पढ़ा है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपको सोच विचार करके लिखने वाला है। तो यही तक, आगे बढ़ें। अब ये प्रश्न में हम लोगों का एक प्रश्न होगा वाक्य रचना पर। किस पर होगा? वाक्य रचना पर। तो आपको 2 शब्द या 3 शब्द, उम्मीद से 2 शब्द या होने चाहिए, तो शब्द दिए जाएंगे और उससे आपको वाक्य रचना बनाना होगा। तो जब आप वाक्य रचना करेंगे तो आप मौखिक तौर पर सोच लेंगे कि आपको कौन सी वाक्य रचना करनी है, फिर उसको लिख लेंगे, फिर दोबारा से एक बार चेक करेंगे ताकि वह वाक्य रचना सही हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण दिया, दो दो शब्द है, होनहार और मेहंदी। तो क्या है होनहार? तो यहाँ पर जो है अ, जैसे कि रमेश एक होनहार विद्यार्थी है, साधारण साधारण सा वाक्य बनाए। और मेहंदी, तो मेहंदी जो है वह हाथों पे रचती है, मेहंदी हाथों पर रचती है। इस तरह से आप 2 वाक्य बनाने हैं। तो इस तरह से आप पाठ से, दोनों जो पाठ है कविता और कहानी, उन दोनों पाठ से आप वाक्य रचना का प्रयास जरूर से करें। इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दें। तो यहाँ पर आपको क्या है कि 1 या 2 शब्दों में ही आपको उत्तर देने हैं, ज्यादा नहीं। अगर जैसे का के की लग गया तो लगा सकते हैं। और यह प्रश्न जो है वाक्य रचना भी 1 अंक का होगा, और यह इस तरह के प्रश्न भी 1 अंक के होंगे। तो आप को हमेशा ध्यान में रखें, अंक के आधार पर ही उत्तर दें। चंद्रगुप्त ने बंदी गृह से किसे आजाद करवाया? सीधा उत्तर है किसे? पिता को। बस पिता को लिख दिया। सुरमा का समानार्थी शब्द किस लिखे? तो सुरमा का क्या होगा? वीर, पराक्रमी। हाँ, तो आप इस तरह से वीर लिख दिए एक। तो इसी तरह से सिर्फ उत्तर नंबर लिखे। प्रश्न संख्या कितनी है? मान लीजिए कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दे। तो प्रश्न संख्या समझ लीजिए 3 है, तो आपने 3 दिया, और उसका जो ये 1 है तो 1 आपने दे दिया। इस तरह से बस आपको उत्तर लिखना होगा, प्रश्न को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नंबर देंगे और उत्तर लिखेंगे, फिर एक रेखा खींच देंगे, और एक उत्तर से दूसरे उत्तर जब आप लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे। हाँ, ताकि आपकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए और वर्तनी दोष जो है कम हो। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्नों से संज्ञा शब्द चुने और उनके भेद बताएं। अब यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रश्न होगा। तो इसमें देखिए 2 बातें हैं, संज्ञा शब्द चुनना भी है और उसके भेद बताना है। तो आपको क्या करना है, पेज में आपने ये लिख दिया, संज्ञा शब्द चुने और भेद बताए प्रश्न उत्तर में। अपने उत्तर में उसके बाद वहां पर लिखेंगे, आप यहाँ पर देखिए, तुम मंदिर जाओ। मान लीजिए इसी वाक्य में 2 संज्ञा शब्द आ गए, तो आप एक ही चुनेंगे, क्योंकि आपको अंक सिर्फ एक के लिए दिया जा रहा है। तो आप 2 ना चुने, एक चुने और पूरे विश्वास के साथ चुने, ठीक है। जैसे मंदिर, तुम मंदिर जाओ, तो मंदिर यहाँ पर स्थान का नाम। अच्छा, यहाँ पर दूसरा है दिल्ली, तो दिल्ली, दूसरे में दिल्ली मुझे मिल रही है, दिल्ली अभी दूर नहीं है, तो यहाँ पे दिल्ली एक जगह का नाम है। ये मैंने दोनों लिख दिया। अब इसका भेद बताइए। तो मंदिर सभी हो गया जातिवाचक, दिल्ली व्यक्तिवाचक, एक राजधानी है हमारी भारत की। तो आपको चुनने के लिए 0.5 यानी आधे अंक, और आधे अंक जो है भेद बताने के लिए मिल रहा है। और इसके साथ साथ वर्तनी दोष नहीं होनी चाहिए भेद में। अगर वर्तनी दोष होती है तो अधिकतर अंक उसी में ही कटते हैं। इसके बाद भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपकी पुस्तक में भाववाचक संज्ञा की सूची दी हुई है, आप उसे याद कर ले। जैसे बुरा से बुराई, अपना से अपनापन, अपनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से वाक्य पूरा करें। ऐसा प्रश्न का प्रारूप आपकी पुस्तक में भी है। बस आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द, उसका विलोम शब्द खाली जगह पर भरना है, परंतु वही इस तरह से भरे ताकि वह वाक्य ठीक से प्रस्तुत हो। जैसे हम लोगों को गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं। और हमारा देश आयात कम करता है, निर्यात अधिक। तो आप इस तरह से वाक्य को, आपको इसमें वाक्य लिखना होगा। हाँ, वाक्य लिखना होगा और उसके बाद उत्तर लिखना होगा। अच्छा, इसके बाद दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। ये तो आपने को मालूम है, उचित, अनुचित, जल, थल। तो आप दोनों लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप प्रयास करेंगे। हम लोग जो है रिवीजन वीक में हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास में। कोई असुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं। वैचारिक प्रश्न आप यहाँ पे देखिए कि मूल्य परक, यानी मूल्य परक और वैचारिक प्रश्न हुई हॉट क्वेश्चन है। और इस तरह से हॉट क्वेश्चन 3 अंक के भीतर में आएंगे। और आपको निश्चित वाक्य वहां पर लिखा होगा प्रश्न पत्र कि 4 से 5 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। 5 से 6 लाइन, यानी आपका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कांटों में राह बनाते हैं कविता में कांटों के माध्यम से किसकी ओर संबोधित किया है। तो पहला भाग ये हो गया, इसको आपको सोच के बताना है। तो कविता में कांटों के माध्यम से मुश्किलों और विपत्तियों की ओर संकेत किया है। तो ये इसके लिए 0.5 आपको मिल गया। फिर इसके बाद है कांटों के द्वारा मनुष्य क्या क्या पा सकता है। अगर जीवन में मुश्किलें और मुसीबत आ जाती हैं और आप उसको हल करते हैं तो आपको जीवन में क्या क्या मिल सकता है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। आपको फिर आपके अंदर साहस आ जाएगा मुश्किलों को झेलने का। फिर आप मुश्किलों में कैसे हमें धैर्य रखना है, सोच विचार करना है और मुश्किल को दूर करने का लोगों से उपाय खोजना है। तो इस तरह से हमारे अंदर विश्वास जाग जाएगा और हम लोग जीवन में आने वाली हर कठिनाई को का सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सोच विचार कर लिखना है। इसको बार बार प्रश्न को पढ़े, कोई भाग छूटे ना। उसी तरह से चंद्रगुप्त की जगह एक साधारण बालक दरबार में होता तो वह राजा नंद के सामने कैसा व्यवहार करता। तो आप सोचिए कैसा व्यवहार करता वो। ये कोई, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये महत्वपूर्ण बातें, कहानी के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें। कठिन शब्दों की वर्तनी याद करें। प्रश्नों के उत्तर को समय सीमा के भीतर खुद से लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब यह है अधिगम। विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। विद्यार्थी अपनी अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने में, पाठ से जुड़े अलग अलग प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, वैचारिक क्षमता और आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करने में, विद्यार्थी परीक्षा के पाठ्यक्रम पर अपनी पकड़ को समझने में, अपनी वर्तनी दोष को जानने में सक्षम हुए, विद्यार्थी अपने अनुभव और व्यवहारिकता को जानने में सक्षम हुए। तो यहीं तक रहा हमारा वीडियो। धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।